हेलो बच्चों। कल हम लोग यहाँ तक देखे थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। और ये किस टॉपिक पे क्वेश्चन था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे कि अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है? नर्स्ट इक्वेशन, है ना। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? उससे पहले इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं ना कि सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आ रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन पे। ही होता क्या है तो देखो, अभी तक हम ये वाला इक्वेशन पढ़े ना कि ई सेल पोटेंशियल, है ना, ई सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। सही था। इसमें हम अगर ये नॉन स्टैंडर्ड पे है ना, स्टैंडर्ड पे भी निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। और नर्स्ट इक्वेशन में भी हमको यही निकालना होता है कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वगैरह कैसे कैलकुलेट करें। नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब ये वाला, है ना, या फिर ई ऑक्सीडेशन या ई रिडक्शन। ठीक, कैसे कैलकुलेट करें? तो एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कब आता है? जब हम कंसंट्रेशन वगैरह भी चेंज करना चालू करें। जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं गैसियस, उसका वैल्यू चेंज हो, जैसे प्रेशर वगैरह चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए। टेम्परेचर चेंज होने से क्या हुआ? थर्मल एनर्जी गेन हुआ, तो आयंस का स्पीड, है ना, बढ़ा। तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें? तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो देखो। क्या होता है कि सबसे पहले नर्स जो इक्वेशन दिया था, तो वो कहां से आता है इक्वेशन? देखो ध्यान से, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। और कौन सा प्रॉपर्टी है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डेल्टा जी आर का मतलब क्या हुआ? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए बी, किस में चला गया? स्मॉल सी और ये डी में। तो ए और बी रिएक्ट किया, सी और डी बना। ये क्या है? हमारा स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है ये हमारा, है ना। क्या है? इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, है ना। कि ये ए जो है वो ए मोल रिएक्ट किया, बी जो है वो बी मोल रिएक्ट किया, सी जो है वो सी मोल रिएक्ट किया, और डी जो है वो डी मोल रिएक्ट किया। ठीक है, तो देखो यहां से जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है? डेल्टा जी आर मतलब गिव्स एनर्जी, है ना। कौन सा वाला? चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑफ किसका? रिएक्शन का। तो वो कैसे आता है? प्रोडक्ट का जो चेंजेज हो रहा है, प्रोडक्ट का सी में और डी में, तो प्रोडक्ट का चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो वो हो गया रिएक्शन का चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। ये इक्वेशन है जो कि कहां से आता है? थर्मोडायनामिक्स से आता है ना। तो इसको केवल अभी ध्यान में दे लो कि ये होता क्या है ना। इसको कहां सीखेंगे? थर्मोडायनामिक्स में सीखेंगे। तो अब इसमें जो इक्वेशन बना है उसमें लॉग क्यू है। तो आर क्या है? हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। क्यू क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट, है ना। होता क्या है समझाते हैं। पहले इस इक्वेशन से हम ड्राइव करते हैं नर्स्ट इक्वेशन को। तो देखो डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला होता है ना माइनस एन एफ ई, है ना। ई किसका होगा? अगर रिएक्शन लिखे हैं, अगर ये रिएक्शन सेल रिएक्शन है तो इसको हम क्या बोल देंगे? सेल पोटेंशियल माइनस एन एफ ई सेल। फिर क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल पोटेंशियल। ठीक, आगे चेक करो। फिर प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू हो जाएगा, है ना, लॉग क्यू। ठीक, अब आ जाओ यहां से। ई सेल बराबर हम क्या कर रहे हैं? इसको एनएफ से पूरे में डिवाइड कर दे रहे हैं ना। तो इधर भी एनएफ से डिवाइड करेंगे तो एनएफ कैंसिल, इधर एनएफ कैंसिल, और यहां पे आ जाएगा एनएफ,
है ना। तो इस दोनों में जो NF से मल्टीप्लाई किए हैं वो वाला NF और इधर वाला NF दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरे में हम किससे डिवाइड कर दिए, NF से। तो क्या बना यहां से, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, फिर यहां देखो ये माइनस है ना, माइनस को भी कॉमन ले लिए तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस, तो माइनस भी कॉमन ले लिए तो क्या बना ये 2.303 RT अपॉन NF, है ना। NF को यहां डिवाइड किए और ये पूरे में NF से डिवाइड किए, NF कैंसिल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। और फिर NF को हम जब अंदर ले गए तो ये NF कैंसिल और नीचे में आ जाएगा NF, ठीक है। फिर क्या बना ये log Q, ठीक। अब जो इक्वेशन ये बना इसी को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, जो कि ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूले को याद कर लो, है ना। इस पे नीट में मेंस में क्वेश्चन आते रहता है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए क्या बना हमारा फॉर्मूला, क्या बना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT इंटू लॉग क्यू। एक काम करते हैं, इसमें और थोड़ा सा वैरायटी बनेगा, क्या, जैसे अभी जो डेरिवेशन आया वो क्या बना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT लॉग क्यू, ठीक। और नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पे NF। तो यहां से देखो क्या कर रहे हैं हम, इस वाले पार्ट को एक साथ ले रहे हैं ना। तो क्या बनता है देखो, अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले ले, अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले ले, तब देखो ये वाला क्या बनता है 2.303 R इंटू टी अपॉन F, सही है। यहां से इसका वैल्यू डाल दो, क्या डालेंगे, SI यूनिट में डालना है, मतलब जूल में 8.314। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 298 केल्विन, कितना 298 केल्विन। और F क्या है हमारा, फैराडेज कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या डालेंगे 96500 कूलम। तो जो वैल्यू बनता है इस पूरे पार्ट का वो क्या बनता है 0.0591, ये कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, उठा करके इसके जगह पे यहां पे रख देंगे। तो क्या बनेगा चेक करो, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक। फिर माइनस इसके जगह पे क्या आ जाएगा 0.0591 अपॉन नीचे में क्या आएगा N, फिर क्या है log Q। तो हमारा जो ये फॉर्मूला बना ये दूसरा फॉर्मूला है, जिसमें ज्यादातर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उस इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। ये इसको क्या बोलेंगे नर्स्ट इक्वेशन, लेकिन ये कोई भी टेम्परेचर पर नहीं होगा, केवल हम लोग इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना फाइनल कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q। अच्छा एक और चीज, इसमें हम इसको लेके क्या चलते हैं, देखो आसान करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 को हम अप्रॉक्स 0.06 ले सकते हैं, 0.06 अपॉन N लॉग Q। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, 0.0591 के जगह पे 0.06 यूज कर सकते हैं, ठीक है। और N क्या है, तो N बता चुके हैं, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन, है ना, इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, ठीक है। तो N क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। और फिर Q क्या है, तो Q हम बताते हैं, देखो क्या होता है Q क्या है, Q को बोलते हैं, Q है वो रिएक्शन कोसेंट, जो कि हम लोग कहां पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ना दो टाइप का कांस्टेंट होता है, एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक होता है रिएक्शन कोसेंट। इसको क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट, है ना। तो ये दो टाइप का कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कांस्टेंट। मान लेते हैं जैसे कोई रिएक्शन है, जो ए से बी बना, ठीक, ए से क्या बना, बी बना, या फिर एग्जांपल लेके समझ रहे हैं ना। क्या है कि t इक्वल टू 0 टाइम पे इसका हम मान लेते हैं जो मोल्स है वो 10 मोल लिए, है ना। इसका हम 10 मोल लिए, 10 मोल में से ये अभी क्या बना होगा, 0 रहा होगा। कुछ टी टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद मान लेते हैं t1 टाइम इसका है, उस टाइम पे 10 में से मान लेते हैं कि 2 मोल चला गया, तो ये कितना बना, 2 मोल बना, ठीक। और अब जो टाइम आया वो इक्विलिब्रियम टाइम है। देखो इक्विलिब्रियम टाइम बोलने का मतलब क्या, कि जिस रेट, अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ लिए होंगे तब इसको पढ़ना है चैप्टर को, ठीक है। तो देखो क्या है कि यहां से ये जो ए से बी बन रहा है तो कुछ स्पीड से बन रहा होगा, ठीक है। इस स्पीड को हम रेट बोल रहे हैं। तो जिस स्पीड से, जिस रेट से ये आगे जा रहा होगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और पीछे जा रहा होगा तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तब हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया। और कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टैटिक, दूसरा डायनामिक। तो जो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ो, ठीक। तो ए से बी में गए, तो ए से बी में जाने का मतलब क्या, आगे जाना मतलब बी का बनना, और फिर इधर से इधर जाना मतलब ए का बनना। दोनों का बनने का जो रेट होता है ना, वो मतलब जिस रेट से बन रहा है कि आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, वो रेट बराबर हो जाता है, ठीक है। तो रेट बराबर होने का मतलब क्या है, इसका जो भी अमाउंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। बराबर नहीं बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, ज्यादा डीप में पढ़ना है तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को रेफर करें। तो 10 में से 2 मोल चला गया, बी कितना बना, 2 मोल। अब ये कितना बचा, 8, है ना। अब 8 में से इक्विलिब्रियम टाइम पे मान लेते हैं कि फिर से 2 मोल चला गया, तो ये कितना बना, 2 + 2, ये बना 4, ये कितना बना, ये बचा कितना, 6। तो अब इसको मोल लिखो चाहे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है इक्विलिब्रियम टाइम पे नहीं है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम टाइम पे है ना। तो हम क्या करते हैं कि अब हम पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं कि रिएक्शन कांस्टेंट होता क्या है। तो हम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर में विथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अपन में रिएक्शन का कंसंट्रेशन नीचे विथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट ए है, अगर ए लेते हैं तो फिर हमको ये भी, इसमें भी चेंज करना पड़ जाएगा, तो सिंपल रखते हैं। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है, बी का अमाउंट है, नीचे में ए का अमाउंट है, ठीक है। तो बी अपन ए हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जब हम रिएक्शन कांस्टेंट का बात करते हैं तो ये भी ऐसा ही होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्ट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, ठीक है। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस यही है कि ये है इक्विलिब्रियम टाइम पे नहीं है, ये वाला इक्विलिब्रियम टाइम पे है। तो जो इक्विलिब्रियम टाइम पे है उसको इक्विलिब्रियम टाइम पे लिखो। तो बी का कंसंट्रेशन देखो कितना है, 4 अपन वॉल्यूम यहां पे कर देंगे, है ना। और ये कितना है, 6 अपन वॉल्यूम। तो ये 6 का और ये 4 अपन बी, मतलब बी अपन ए को लिख दिए। और यहां पे लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे बताओ, इसमें ये 2 है और ये कितना बचा, 8। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, समझ में आता है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन, ये मोल है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, है ना, ये कंसंट्रेशन का साइन है। तो देखो यहाँ पे हम ये वाला यूज किए हैं, इस वाले टाइम का यूज किए हैं कंसंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम टाइम पे ये वाला कंसंट्रेशन यूज किए हैं। जब हम इक्विलिब्रियम टाइम पे कंसंट्रेशन यूज करेंगे उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। जब हम विदाउट इक्विलिब्रियम टाइम पे यूज करेंगे वो टाइम इसके बाद भी हो सकता है। तो जब हम विदाउट इक्विलिब्रियम टाइम यूज करेंगे कंसंट्रेशन, जैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें भी इक्विलिब्रियम नहीं आया, यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं आया, और इसके आगे भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। इसके अलावा रिएक्शन कांस्टेंट यूज करते हैं। तो रिएक्शन कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो लिखने का तरीका सेम है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। बस तरीका और उसमें जो कंसंट्रेशन का टर्म आएगा ना वो अपने अपने टाइम पे आएगा, ठीक है। बस यही समझाना चाह रहे थे। अब देखो इसमें जैसे हम बात किए कि जिंक सॉलिड है, फिर कॉपर 2+ है एक्वस के फॉर्म में, ये रिएक्शन किया, ये बनता क्या है, जिंक 2+ एक्वस, और फिर
कॉपर सॉलिड, हम बोले इसका रिएक्शन कोसेंट लिखो, तो रिएक्शन कोसेंट लिखने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे में। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन में कौन है, ये है सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, तो उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है, उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते, उसके जगह पे 1 लिख देते हैं। तो प्रोडक्ट में इसका वैल्यू जिंक 2+ का लिखो, ठीक, इसका क्या हो जाएगा 1, तो प्रोडक्ट का काम खत्म। आ जाओ रिएक्टेंट वाले पार्ट पे, तो रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर 2+ एक्वस, फिर जिंक का 1, तो खत्म। तो ये देखो Q का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ Q, अब देखो जैसे यहां पे Q है, तो अब हम इसका सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कॉपर है, कॉपर 2+, साथ में H2 गैस है, ठीक, ये रिएक्ट किया, ये क्या बना 2H+ एक्वस, फिर साथ में कॉपर सॉलिड में चेंज हो गया। अब इसका हमको रिएक्शन कांस्टेंट लिखना है, तो एक और बात, यहां पे जो Q लिखेंगे वो Q क्या होगा, वो Q क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में बोल रहे हैं बार बार कि सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, तो किसका लिखते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन और प्रेशर का, है ना, कंसंट्रेशन और गैस का, तो गैस का एक्टिव मास प्रेशर के फॉर्म में, और कंसंट्रेशन का जो यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है उसका कंसंट्रेशन के फॉर्म में। तो यहां से देखो प्रोडक्ट में क्या क्या है, एक्वस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड का तो 1 हो गया, इसका तो लिखेंगे नहीं, फिर इसका लिखेंगे। तो यहाँ देखो H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इसके पावर में क्या चला जाएगा, आगे का कोफिशिएंट जाता है, ठीक। फिर नीचे में क्या आ जाएगा, इधर का पार्ट में ये फिर से किस में है, एक्वस के फॉर्म में, तो एक्वस के फॉर्म में ये फिर से चला जाएगा, कॉपर 2+ नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर H2 गैस में है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2। तो गैस का पार्शियल प्रेशर और एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होता है, तो ये हो गया रिएक्शन कोसेंट का मीनिंग, ठीक। अच्छा, इसी में यहां से देखो, इसी में क्या करते हैं कि जैसे लॉग है, तो लॉग में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो लॉग के मतलब समझ लेना है थोड़ा सा, कि जैसे log Q है, इसका मतलब होता है log 10Q, है ना, नीचे में 10 आता है, लेकिन जहां पे ln आए, तो ln वाले केस में जैसे ln मान लेते हैं ln Q रहे, तो इसको हम ln E Q के फॉर्म में बोलते हैं। तो फिर दोनों में रिलेशन क्या है आपस में, तो ln बराबर होता है 2.303 log, इस टाइप से, है ना, यहाँ 10, यहाँ पे E, इसको x लिख देते हैं, इसको x लिख देते हैं, ये आपस का रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक। और क्या याद रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज इसका याद रखना है, जैसे log x इंटू वाई है, तो इसको हम लोग log x प्लस log y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पहला केस। फिर दूसरा, अगर log x अपॉन y है, तो इसको हम लोग माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, log x माइनस log y, ये दूसरा प्रॉपर्टीज। फिर log, और एक काम करो, नीचे का सेम करो, ऊपर का, नीचे का है ना बेस जिसको बोल सकते हैं, ये दोनों सेम है, और log x, तो इस टाइप के फॉर्मेट को हम लोग डायरेक्टली x लिख सकते हैं, है ना, जब ये और ये सेम रहे तो डायरेक्टली ये वाला आंसर हो जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और चीज, जैसे log 10 और इधर आ जाए log 10, एक काम करते हैं, log इधर 10 है, x के पावर y है, तो इसको हम लोग y इंटू log 10x लिख सकते हैं। तो ये कुछ टूल है जिसको हम लोग को यूज करना है, तो इसको ध्यान में दे लो, है ना। और इसमें वैल्यू कुछ है, वो वैल्यू को याद रखना है, जैसे log 2 का वैल्यू होता है 0.30, log 3 का वैल्यू होता है 0.47, और log 7 का वैल्यू होता है 0.84। ये 3 वैल्यू याद रखो, हमारा काम इसी से हो जाएगा। मान लेते हैं log 4 आ गया, ठीक, तो log 4 आ गया, तो log को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, देखो log 10 2 का स्क्वायर, तो यहां से 2, ये वाला कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ, देखो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पावर इधर चला आता है, तो क्या बन जाएगा, ये 2 log 10 2। देखो अब इसका वैल्यू हमको पता है 0.30, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब आ जाएगा, है ना। ऐसा ही 5 रहे, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2, तो 10/2 में ये वाला रिलेशन लगा दो, वहां से उसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस वाले
टर्म से, मतलब इस तीनों को अगर याद रखते हैं, इससे हम लोग किसी का लॉग का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टूल है जिसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें एक एंटी लॉग का भी टर्म आता है ना, तो अभी हम देखेंगे, उसको भी सीखेंगे क्या होता है एंटी लॉग। चलिए एप्लीकेशन देखते हैं नस्ट इक्वेशन का। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि टू डिटरमाइन नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। पहला वाला क्या बोलता है, टू डिटरमाइन नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बताए थे कि ई सेल बराबर फॉर्मूला क्या बना था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, है ना। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, इसको बोलते हैं। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दोनों का मतलब क्या हुआ, नॉन स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ई के पावर नॉट नहीं लगा हुआ, मतलब हम इसका कंसंट्रेशन वगैरह फिक्स नहीं कर रहे हैं, तो हम नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। ई के ऊपर में नॉट लग गया, इसका मतलब हम कंडीशन डिफाइन कर दिए, जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन इसको बोलते हैं जिसमें कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलरिटी, टेम्परेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन, और प्रेशर कितना ले लेंगे, 1 बार। तो ये जो है ई नॉट सेल, जिसको हम बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है बताओ। सेल पोटेंशियल कंप्लीट सेल का रिएक्शन, दो हाफ को ऐड करने के बाद जो फाइनल आउटपुट निकलता है वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाफ का अलग, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या कि ये इक्वेशन केवल क्या फाइनल सेल पे ही लगा सकते हैं, नहीं, हाफ सेल पे भी लगा सकते हैं। कि अगर हमको ई ऑक्सीडेशन पता करना हो तो ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, और रिडक्शन का निकालना हो तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। आता है समझ में, यानी कि ये वाला नस्ट इक्वेशन हाफ सेल पे भी लगा सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, या फिर सेल पूरा कंप्लीट सेल पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। सेकेंड वाला पार्ट में देखो क्या बोल रहा है ये, टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो यहां से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, तो यहां से देखो डेल्टा जी बराबर जो इक्वेशन बना था, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू, है ना, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स से आया था। तो जब हम इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी जीरो कंडीशन है ना, डेल्टा जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक, अब डेल्टा जी जीरो तो इक्विलिब्रियम, तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, देखो डेल्टा जी जीरो, और एक और बात, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस NFE, मतलब ई भी जीरो। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो रहे, है ना, उस समय हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो गया और डेल्टा जी जीरो, तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी को हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मतलब सेल कोई इलेक्ट्रिकल वर्क डन नहीं कर रहा है ना, नो इलेक्ट्रिकल वर्क डन परफॉर्म बाय गैल्वेनिक सेल। तो यहां से डेल्टा जी को जीरो कर दिए। तो अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं, जब डेल्टा जी को जीरो रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, डेल्टा जी नॉट बराबर, ये इसको इधर आ जाओ, तो माइनस 2.303 RT लॉग। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम पे हम लिख रहे हैं कि डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब इसमें जो Q जो डिफाइन हो रहा था वो इक्विलिब्रियम पे नहीं था, मतलब अब जो Q होगा वो K में चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंडीशन हम लगा दिए। तो ये फॉर्मूला बना हमारा
है ना, कि डेल्टा जी नॉट जब भी निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, -2.303 RT log K। तो जो था ना ये वाला टर्म कि क्या था इसमें, टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही हो, इसी को बोलते हैं। आइए निकाल सकते हैं, ये दिया रहेगा, नहीं तो इसका फॉर्मूला दिया रहेगा -NFE0। ठीक, और हम क्या यूज कर सकते हैं, और हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे देखो यहां से ये भी यूज कर सकते हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू था। तो एट इक्विलिब्रियम पे हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा जी बराबर 0, मतलब जब डेल्टा जी 0 तो डेल्टा जी बराबर होता है -NFE, देन ई भी 0 है ना। तो अगर ई 0 है, ई कौन सा वाला, ई सेल है ना, तो ई सेल अगर 0 है उसको उठा के यहां डालो तो क्या बना, ई नॉट सेल है ना, इसको उठा के यहां पे डाल दिए तो क्या बना, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्यू, क्यू के जगह पे क्या आ जाएगा, के। ठीक है, तो ये बना हमारा ई नॉट के फॉर्म में फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बना फॉर्मूला। ठीक, तो एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, और एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एक एक चीज सब चीज समझा दिए हैं, बस एक जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो एंटीलॉग बच रहा है ना, कि एंटीलॉग क्या होता है। तो एंटीलॉग हम क्वेश्चन से समझाएंगे कि होता क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो फटाफट। 1 मिनट का समय है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करो। चलिए देखते हैं ना, सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, और देखो हम बता चुके हैं कि नस्ट इक्वेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि नॉर्मल इससे पहले कंसंट्रेशन वगैरह हम चेंज नहीं कर रहे थे गैल्वेनिक सेल का, तो हम लोग ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन से कैलकुलेट कर दे रहे थे। लेकिन जब कंसंट्रेशन चेंज होने लगे, जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं अगर वो गैसियस हो तो उसका प्रेशर वगैरह चेंज होने लगे, है ना, पहले प्रेशर भी कांस्टेंट था, प्रेशर वगैरह चेंज होने लगे, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा उसको कैलकुलेट हम किससे करते हैं, नस्ट इक्वेशन से। ठीक, तो आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो यहां पे देखो कंसंट्रेशन कितना है, 2 × 10⁻³ मोलरिटी। यहां पे वैल्यू दिया है ई नॉट ऑफ Mg से Mg2+ चेंज हुआ तो -2.36 वोल्ट है ना। तो हमको निकालना क्या है, हाफ सेल पोटेंशियल निकालना है। हाफ सेल पोटेंशियल मतलब कौन सा वाला निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका कि पहले ये देखो दिया क्या है। अच्छा, बता चुके हैं अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर रिप्रेजेंटेशन से सबसे पहले लिख के आए, सबसे लेफ्ट में लिख के आए, मतलब एनोड पार्ट सबसे राइट में लिख के आए, है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का बात किए थे, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख के आए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड पार्ट, और एक्सट्रीम राइट में लिख के आए इलेक्ट्रॉन कैरियर तो उसको बोलते हैं कैथोड पार्ट। मतलब ये एनोड हाफ सेल का बात कर रहा है, उसका हमको क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल। एनोड का हाफ सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग को कैलकुलेट करना है। कौन सा वाला, नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अभी बताए थे कि सेल पोटेंशियल हम नस्ट इक्वेशन को सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और हाफ सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, और ये क्या दिया है, ई नॉट ऑफ Mg से Mg2+, है ना, कितना है, -2.36 वोल्ट। तो ये क्या दिया है, देखो ई नॉट Mg से Mg2+ में गया, मतलब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। यानी कि ये जो पोटेंशियल दिया है वो कौन सा दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। -2.36 कौन सा पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो यूज करो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन। क्या होता है फॉर्मूला, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, क्योंकि एनोड का पार्ट है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ, ई नॉट ऑक्सीडेशन -0.0591 अपॉन n log Q। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखो, यहां से क्या रिएक्शन बनता है, Mg से कहां चला गया ये, Mg2+ में, अब प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया,
कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। तो यहां से जो n का वैल्यू आएगा वो क्या आ रहा है, 2, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ई नॉट ऑक्सीडेशन हमको क्या लिखना है, देखो Mg से Mg2 प्लस में गया है तो -2.36 वोल्ट दिया है, तो डालो इसको -2.36 वोल्ट माइनस, फिर 0 पॉइंट बताए थे इसको कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसमें 6 रख सकते हैं ना, तो 0.06 अपॉन 2, फिर लॉग Q का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो Mg2 प्लस ऊपर में, ठीक, इसका कंसंट्रेशन, और नीचे में सॉलिड है, सॉलिड का कुछ नहीं लिखाता है, 1 आ जाता है। तो यहां से आ जाएगा Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन। तो बताओ Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 2 इंटू 10 के पावर -3 मोलरिटी साथ में आया। तो देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या बनेगा ये E ऑक्सीडेशन बराबर -2.36 माइनस ये बना 0.03, तो 0.03, फिर क्या कर रहे हैं यहां से इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, तो क्या बना ये देखो log 2 को 2 प्लस log 10 के पावर -3, तो log 2 आ जाएगा यहां से, तो log 2 फिर प्लस log 10 के पावर -3, इसको फॉर्मेट में चेंज कर दिए, log का प्रॉपर्टीज लगा दिए, बताए थे अभी कि log x इंटू वाई को log x प्लस log y लिख सकते हैं, वही फॉर्मेट यहाँ पे दिखा दिए। तो -2.36 माइनस 0.03, ये क्या बना, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, बताए थे ना log 2 का वैल्यू 0.30। फिर ये बताए थे कि अगर log 10, अच्छा एक और चीज ध्यान में रखना है कि अगर log 10 बेस आर्ग्यूमेंट भी 10 आ जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो log 10 आ जाए जब साथ में, और ये ऐसा वाला बताए थे ना कि इसके पावर वाला पार्ट आगे आ जाता है, तो -3 और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बनाइए, log -2.36 माइनस 0.03, ये बन जाएगा -3 है ना, तो 3 में से 0.30 गया तो 2.7, तो माइनस में 2.7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बना -2.7। तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, कितना बनाइए, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू -2.36 माइनस 0.03, फिर क्या बना -0.03 -2.7 तो क्या बना यहां से देखो -2.36 माइनस प्लस 0.03 इंटू 2.7, ये गया नीचे में, ये गया 00, ठीक। तो -2.36 प्लस कितना बना, ये बना 81/1000, तो ये क्या बना -2.36 फिर प्लस 0.081 है ना। तो अब इसको कर दो, कितना बना ये ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस में आएगा, तो 2.36 0.008 सॉरी 0 क्या हो जाता है 0.081, तो कितना बनाइए 972 है ना, ये बना -2.27 वोल्ट। सबसे पहले इसका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आया -2.27, तो इसका ऑक्सीडेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, तो ध्यान रखना है इसका सॉल्यूशन, है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है ना, ये समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही चाहिए था तो लिख दिए। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करते इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर देते। तो बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, SRP इक्वल्स टू -SOP। जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है जिस एलिमेंट का, उसी एलिमेंट का अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो साइन चेंज कर दो, ठीक है। चलिए आ जाओ इस क्वेश्चन में और जल्दी फटाफट। चलिए है ना, सॉल्व करके बताते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट यही चेक करना कि दिया क्या है, ये दिया क्या है बताओ। ऑक्सीडेशन एनोड पे दिया है कि कैथोड पे दिया है। अगर एनोड पे दिया रहेगा
तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे दिया रहेगा तो रिडक्शन होगा। तो सबसे पहले यही चेक करो कि दिया क्या है ये। तो लास्ट में देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर सबसे राइट में लिखा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, कैथोड पार्ट, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो करवाओ इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाता है, तो Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा 2Cl माइनस में। ये किसका रिएक्शन है, रिडक्शन का रिएक्शन है। तो यहां से हम क्या क्या पहले कैलकुलेट कर ले, n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। फिर q का वैल्यू क्या होता है बताओ, q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस, एक मिनट ये हो जाएगा q बराबर Cl माइनस का कंसंट्रेशन के पावर 2, ये पावर में चला जाता है, अपॉन प्रेशर ऑफ Cl2। बताए थे कि गैसेस वाला पार्ट भी हम लोग लेंगे, किसका कांस्टेंट होता है, सॉलिड और लिक्विड का। गैसेस पार्ट का कांस्टेंट नहीं होता और एक्वस का कांस्टेंट नहीं होता, तो उसके लिए ये लिख दिए। तो यहां से देखो क्या होता है, Cl2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10 के पावर -2, प्रेशर ऑफ Cl2 कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कितना ले लेंगे, 1 बार या फिर 1 atm। तो यहाँ 1 आ गया, तो ये हो गया Q का वैल्यू कितना हुआ, 10 के पावर -2। अब हम लगाते हैं इक्वेशन, इसका भी वही निकालना है ना, सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल। तो दिया क्या है ये देखो, लास्ट में दिया है PT, मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और कितना दिया है बताओ, 1.35। तो लगाओ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लिया ना, इसको हम लिख लेते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। Q बराबर आ जाएगा 10 के पावर -2, हमको यूज करना है ना, और इसको हम कर रहे हैं साफ। चलिए इक्वेशन लगाइए, क्या बनेगा ये, E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 लॉग Q। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे n आता है, अब E रिडक्शन पोटेंशियल हमको निकालना है, तो E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लस 1.35 वोल्ट, फिर माइनस 0.06, n का वैल्यू फिर से 2 आया था, और लॉग का वैल्यू कितना आया, 10 के पावर -2। तो यहाँ से देखो क्या बना ये, 1.35 माइनस 0.03, और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो -2 है ना, -2, और लॉग 10 ये कितना होता है, 1, ये बताए थे। तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, यहां से क्या इक्वेशन बना, E रिडक्शन इक्वल्स टू 1.35 माइनस 0.03 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इंटू 2, और लॉग 10 का वैल्यू 1। तो यहां से क्या बना, 1.35 प्लस 0.06, ठीक, ऐड कर देंगे इसको, क्या बनेगा ये, E रिडक्शन का फॉर्मूला क्या बना, 1.41 वोल्ट, ठीक है। तो देख लो, तो ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चेक करो। अब बताओ, ये वाला बनाओ जल्दी फटाफट, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। चलिए देखिए, फाइंड सेल ईएमएफ, है ना, सेल ईएमएफ हमको निकालना है, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट से कॉपर में, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले इसमें हमको अब कंप्लीट सेल का निकालना है, अभी किसका निकाले थे, हाफ का निकाले थे, अब हमको कंप्लीट सेल का निकालना है। तो कंप्लीट सेल में क्या दिया हुआ है, एनोड पार्ट पे जिंक है, इधर वाला पार्ट एनोड होता है, इधर वाला पार्ट कैथोड होता है। तो एनोड पार्ट पे जिंक है, कैथोड पार्ट पे कॉपर है, तो एनोड पार्ट पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पार्ट पे रिडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ई नॉट का वैल्यू निकालेंगे, हमको सेल का वैल्यू निकालना है, मतलब देखो ई सेल निकालना है, और ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। तो ये निकालो, ये निकालो, और ये सब दिया है, कैसे निकालेंगे चेक करो एक बार। पहले तो रिएक्शन लिखो, हाफ सेल का रिएक्शन में क्या है, हाफ पे है एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक कहां चला जाएगा, जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। आगे चेक करो, कैथोड पार्ट पे क्या है, कॉपर, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां चला जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो फाइनल जो सेल रिएक्शन बना वो क्या बना, जिंक प्लस कॉपर 2+, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
फिर कॉपर प्लस जिंक 2+, है ना। जिंक 2+ बना। और ये किस में होता है? एक्वस में। ये किस में होता है? सॉलिड में। ये एक्वस में, ये सॉलिड में। तो यहां से Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ? जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका क्या होगा? एक्टिव मास कांस्टेंट। इसका क्या होगा? एक्टिव मास कांस्टेंट। तो जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन चेक करो कितना दिया है? 4 × 10⁻³ अपॉन, और कॉपर 2+ का कितना दिया है? 0.1। ये ऊपर चला जाएगा 10, तो कितना बना? 4 × 10⁻² मोलरिटी। इतना आया Q का वैल्यू। ठीक है, और N के जगह पे क्या डालेंगे? तो N देखो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहां पे डालो, क्या बनाइए? E0 सेल। अच्छा, एक और काम करते हैं, E0 सेल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है हमको, ब्रेक करके हाफ सेल का अलग, हाफ सेल का अलग। तो कंप्लीट सेल का निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वही निकालो। तो देखो क्या बनता है यहां से, E0 सेल कैसे निकालेंगे? E0 सेल का वैल्यू, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल है। तो क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन पे कौन है? एनोड, जिंक। और जिंक का क्या रखना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिंक का दिया क्या है? जिंक 2+ से जिंक में चला गया तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेम एलिमेंट के लिए उल्टा साइन कर दो तो क्या बन जाएगा? वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो प्लस में आ जाएगा 0.76। फिर प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है कॉपर का? 0.34। और रिडक्शन जिंक का ही करा रहे, सॉरी कॉपर का ही करा रहे हैं, तो कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, और उसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और वही दिया हुआ है। तो रख देंगे 0.34। कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1.1 वोल्ट। तो ध्यान में रखना है मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गया। एक तो आ गया Q का वैल्यू, एक N का वैल्यू, और तीसरा E0 सेल का वैल्यू कितना आया? 1.10 वोल्ट। तो ये हमको इंफॉर्मेशन आ चुका है और इसको हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। तो हम हटा रहे हैं ना, अब इस पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसका। तो चेक करो, सबसे पहले इक्वेशन लगाओ। E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन N log Q। डालो वैल्यू। E0 सेल का वैल्यू कितना आया? 1.1 माइनस 0.06। N का वैल्यू कितना आया? 2 log Q का वैल्यू कितना आया? चेक करो, 4 × 10⁻² मोलरिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। यहां से क्या बना? 1.1 माइनस 0.03 log 4 × 10⁻²। ये इक्वेशन बना। अब देखो इसको हम साफ कर रहे हैं ना, तो इसको चाहो तो पॉज करके इसको पहले लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो यहां से क्या बना? क्या हो जाता है? E0, सॉरी E0 नहीं, E सेल। E सेल बराबर 1.1 माइनस 0.03 इंटू log 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log 4 प्लस log 10⁻²। ये बना था इक्वेशन। यहां से क्या बनेगा? ये 1.1 माइनस 0.03 इंटू लॉग को हम log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस log 10⁻²। तो यहां से क्या बना? 1.1 माइनस 0.03 इंटू 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 0.30 वैल्यू पुट कर दिए, फिर -2 इधर आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्या बना? 1.1 0.03, ये क्या बना? 0.6 माइनस 2, है ना। तो देखो यहां से क्या बना? 1.1 माइनस 0.03 और ये बना 1.4 माइनस में। तो क्या बना? 1.1 माइनस माइनस प्लस, और ये बना 0.03 इंटू 1.4। इसको नीचे कर दो, पॉइंट को हटा दो। ठीक है, क्या बना? 1.1 प्लस 42 अपॉन 1000। ठीक है,
तो फाइनल जो आया वो क्या बना, 1.1 प्लस 0.042, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना यहाँ से, बस इस दोनों को ऐड कर दो, क्या बनता है यहाँ से 1.1 में 0.042, तो ये 2 ये 4 ये 1, 1.142। तो फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया, 1.142 वोल्ट। सही है, देख लो एक बार। ये इसका सॉल्यूशन हुआ है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए देखो यहां पे अब क्या दिया है, pH बराबर 7, pH बराबर 7। तो पहले तो यही कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको निकालना है किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो देखो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है ये, है ना। जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो 2H प्लस में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक। और इसका pH का वैल्यू 7 दिया है, तो pH का वैल्यू 7 से क्या इंफॉर्मेशन निकला, सबसे पहले P मतलब माइनस लॉग और H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 7, P मतलब माइनस लॉग, ध्यान रखना है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये। तो यहां से H का वैल्यू कितना आता है जल्दी बताओ, 10 के पावर -7 लिख सकते हैं ना। ये जो होता है ना ये इधर जाएगा तो ये पावर में चलाता है, ठीक है, बेस के पावर में चलाएगा। तो सबसे पहले ये चेक करो यहां से क्या बनाई है, इसका वैल्यू 10 के पावर -7 इसका मोलरिटी कंसंट्रेशन दिया है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लगा दो फटाफट, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू E नॉट ऑक्सीडेशन फिर माइनस 0.06 अपॉन n log Q, यही बनेगा, है ना। चलिए E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, हम बता चुके हैं कि हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों क्या होता है 0, यहां डाल देंगे 0, ठीक है। फिर माइनस 0.06, एन का वैल्यू कितना है इसमें 2, तो 2 डालो, फिर लॉग क्यू क्या आ जाएगा, यहां से देखो चेक करो, लॉग क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन पावर में 2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2, है ना। प्रेशर ऑफ H2 कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 ले लेंगे। तो H प्लस का वैल्यू कितना दिया है, 10 के पावर -7 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 1, ये कितना बन गया 10 के पावर -14, है ना, 7 7 14, तो 10 के पावर -14 बन गया। यहां से इक्वेशन क्या बना 0.03, जब इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, इंटू -14 log 10, ये बना। चलिए ये हम हटा दे रहे हैं ना, इधर से नोट करना है तो नोट कर लो सबसे पहले। चलिए तो यहां से क्या बना इक्वेशन चेक करो, इसके बाद जो बना वो क्या बनता है, E ऑक्सीडेशन बराबर 0.03 मल्टीप्लाई log 10 का वैल्यू 1, log 10 का वैल्यू 1, है ना, तो आ जाएगा -14, तो माइनस आगे 14 इंटू 0.03, इसको पॉइंट उड़ा दो नीचे में आ जाएगा 3, तो -42 अपॉन 100, तो बना क्या -0.42 वोल्ट। चलिए सही है, कहीं मिस्टेक वगैरह कुछ हुआ नहीं ना। अच्छा यहाँ माइनस पहले से, सॉरी ये माइनस पहले से है और ये 14 आया तो माइनस माइनस फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस प्लस 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 0.42 वोल्ट। चेक करिए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है ये, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। निकल सॉलिड से एजी में गए, फिर निकल 0.160 एजी में चले गए और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 1.05 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए।
हो गया क्या? देखो, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो इसको सिंपल है, कुछ नहीं करना। ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्यू का वैल्यू निकाल लो। क्या दिया है, इधर आ जाएगा निकेल 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, फिर एजी सॉलिड है उसका तो लिखेंगे नहीं, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, एजी प्लस का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा। कितना है निकेल 2 प्लस का 0.160 अपॉन एजी प्लस का कितना है 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्यू का वैल्यू आया, तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू का वैल्यू डाल देंगे, एन का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना। कैसे पता चला, तो देखो जो निकेल है, निकेल 2 प्लस में गया है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, 2 एजी से एजी में भी 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, मतलब एन की जगह पे 2 डाल देंगे। इसका जो ई सेल का वैल्यू होता है वो 0.92 वोल्ट आता है ना। तो कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई